हाय फ्रेंड्स, चंदन राज मोस्ट वेलकम टू द खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हमारे यहाँ बीपीटी, ओटी असिस्टेंट एंड बहुत सारे डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो प्लीज नीचे के दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और यहाँ एडमिशन लें, ताकि आपको जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहीं पे आपको ये सब ड्यूटी वगैरह जो आपको लास्ट इंटर्नशिप के लिए जो दिया जाता है उसमें आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आज हम बात करूंगा स्क्रबिंग के बारे में कि स्क्रबिंग होता क्या है, करते कैसे हैं, और आज हम जानेंगे कि जब भी किसी पेशेंट का अगर सर्जरी वगैरह होते हैं तो किन किन बातों को हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं, किन किन बातों का हम उस चीज को पता करते हैं आप ओटी रूम में ले जाने से पहले, या फिर एनेस्थेसिया वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको पेशेंट को देने से पहले किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग चेक करते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। या जितने भी मेडिकल फील्ड है, खासकर ओटी असिस्टेंट, इन सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग के बारे में। बात करते हैं स्क्रबिंग होता क्या है। तो स्क्रबिंग यह एक प्रकार का प्रोसीजर है जो क्या करता है, जो कोई भी इंफेक्शन वगैरह होने से क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। जहां जैसे सर्जरी वगैरह होते हैं तो उस रीजन में इंफेक्शन होने से क्या करता है, उसे बचाता है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, स्क्रबिंग बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया कि स्क्रबिंग इज द प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ सर्जिकल साइट इंफेक्शन। कि ये क्या करता है कि जहां पे जो सर्जिकल साइट है, जगह है, उस जगह पे इंफेक्शन को बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, रिड्यूस करता है। जैसे ये मानिए क्या है, ये हमारा बॉडी है और यहाँ पे क्या है, सर्जरी होने वाला है। तो क्या करता है, ये अगर हम लोग स्क्रबिंग करेंगे तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया जो भी इंफेक्शन वगैरह होता है उस चीज से ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्क्रबिंग के नाम से जानते हैं। मेनली यूज्ड इन द हाई रिस्क केस ऑफ द एसएसआई, यानी बोला गया कि जो स्क्रबिंग है जिसका हम लोग यूज करते हैं सर्जिकल साइट इंफेक्शन के लिए, जो हाई रिस्क, जैसे कि अगर हम लोग क्या करा रहे हैं, टोटल हार्ट ट्रांसपेरेंट करवा रहे हैं या फिर टोटल नी ट्रांसपेरेंट करवा रहे हैं, टोटल नी ट्रांसपेरेंट या फिर टोटल हार्ट ट्रांसपेरेंट करवाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है सर, जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ज्यादा चांसेस होता है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, और स्क्रबिंग के साथ साथ भी क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो बात करते हैं कि अगर पेंटिंग किया जाता है तो फिर स्क्रबिंग करते क्यों हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि सबसे पहला क्या करते हैं कि जब हम लोग स्क्रबिंग करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा कि जैसे हम लोग यूज करते हैं क्लोरोहेक्साडीन और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सेवलॉन के नाम से भी जानते हैं। तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, उसके बाद सलाइन से इसको पूरी तरह से धो लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, बेटाडीन के द्वारा हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट्स बोला गया कि क्लोरोहेक्साडीन और द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज फॉर द स्क्रबिंग, स्क्रबिंग के लिए हम लोग क्लोरोहेक्साडीन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं। बात करेंगे कि पेंटिंग क्या होगा कि स्क्रबिंग करने के बाद में क्या होता है कि जहां हाई रिस्क होते हैं इन्फेक्शन वगैरह का, जैसे मैंने अभी बताया टोटल हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया या फिर नी ट्रांसप्लांट हो गया, या फिर मानिए क्या है, किसी का जो एल्बो है ये क्या हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जो रड लगते हैं, स्टेन लगते हैं, उस चीज को हमें लगाना है। लेकिन आपने क्या किया, स्टेन आपने लिया और लगाया, लेकिन क्या होगा, किसी वजह के कारण से जो स्टेन जो रड थे उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको तुरंत से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर पूरे डैमेज करेगा और आगे चलकर घाव जख्म वगैरह भी बनाना स्टार्ट करेगा। जितना का पेशेंट नहीं ठीक होना है उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, पेशेंट को और दूसरा दिक्कतें देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग स्क्रबिंग के साथ साथ में पेंटिंग भी करते हैं। तो बात करते हैं कि पेंटिंग के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं। तो बोला गया कि बीटाडीन 10% is used for the painting and skin disinfection before surgery। सर्जरी के पहले हम लोग पेंटिंग करने के लिए बीटाडीन 10% का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेंटिंग इज डन इन द सर्कुलर मोशन
बिगिनिंग विद द इंसीजर साइड एंड द वर्किंग आउटवर्ड। बोला गया कि अगर हमें पेंटिंग करना हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सर्कुलर करते हैं। कैसा करते हैं? सर्कुलर, इनर से आउटर की ओर। पहले एक सर्कल कंप्लीट किया, एक लेयर। अब क्या करेंगे, जो गॉज रखे हुए जो स्वैब है कॉटन का, उसको क्या करेंगे, एक बार ऐसे रोटेट किए, अब उसको दे देंगे। फिर सेकंड लिए, फिर सेकंड से यहां सेकंड वाले लेयर में, फिर ऐसे करके निकाल दिए। यानी इनर से आउटवर्ड की ओर सर्कुलर हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि जब भी पेंटिंग हम करते हैं तो हम लोग इनवर्ड से आउटवर्ड की ओर करते हैं, और वो भी सर्कुलर और लेयर वाइज लेयर हम लोग अदर स्वैब का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी बात किया इंट्रोडक्शन में कि स्क्रबिंग क्या था और पेंटिंग किसे कहते हैं और क्या क्या चीज का यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने बात किया। सबसे पहले याद रखना फ्रेंड्स कि अगर स्क्रबिंग करते हैं तो हम लोग क्लोरोहेक्साडिन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में जैसे शेवलॉन हो गया, उसका हम लोग यूज करते हैं। और पेंटिंग करने के लिए हम लोग 10% बेटाडीन का यूज करते हैं। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज हो और वह अच्छे से एग्जाम वगैरह क्रैक कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बात करते हैं। सबसे पहले बात किया स्क्रबिंग के बारे में, सिंपल कट मैंने बात किया पेंटिंग के बारे में, एंड थर्ड वन बात कर रहा हूं ड्रैपिंग के बारे में कि ये ड्रैपिंग होता क्या है, कहते किसको है। तो जब भी आपने देखा हो कि जैसे कि जो सर्जरी पार्ट है, जैसे ये मानो ये अब्डोमेन है, ठीक, तो ये कोई फीमेल्स या फिर मेल है, तो इसको मानो कि फीमेल्स है, फीमेल्स को क्या है, अब्डोमेन सर्जरी होने वाला है। तो क्या देखते हो कि जहां पे इंसीजर लगने वाला होता है उस पार्ट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको स्टेराइल क्लॉथ्स के द्वारा क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, ड्रैपिंग बोलते हैं। यानी यार इसको स्टेराइल क्लॉथ से इसलिए रखते हैं, स्टेराइल कहते किसको है कि वैसा थिंग्स जिसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह प्रेजेंट ना हो, दम नहीं हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, स्टेराइल थिंग्स बोलते हैं। तो हम लोग स्टेराइल क्लॉथ्स के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रैप कर देते हैं, इसको हम झक देते हैं ताकि कोई भी इंफेक्शन वगैरह हो या आगे की ओर यहाँ पर ऊपर से ना आए। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन वगैरह उसे तो आप स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, उसे तो आप ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकते हैं, बल्कि सिर्फ हम लोग इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसेज, ये सभी को ही क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल क्लॉथ से हम इसे क्लोज कर देते हैं ताकि इधर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इधर आगे की ओर न बढ़े, इधर की ओर है जो इधर की ओर नहीं बढ़े, और ये जो हमारा जहां पे इंसीजर लगने वाला है वहां पे कोई भी प्रकार का इंफेक्शन वगैरह होने के चांसेस ना रहे। तो यही बोला गया कि जो स्क्रैपिंग है या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें ड्रैप करते हैं यानी झाक देते हैं, पूरी तरह से कवर कर देते हैं। और या दो प्रकार का कवर होता है, जब ड्रैपिंग करते हैं तो क्या होता है, एक कवर होता है, जिस पार्ट है उसका क्या है, कवर है, उस पार्ट को छोड़कर बाकी और पार्ट को क्या करता है, कवर कर देता है। तो इसमें जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्पोजेबल और दूसरा होता है क्लोथिंग। डिस्पोजेबल में क्या हुआ कि एक बार जब यूज कर लिए उसके बाद क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। जबकि क्लोथिंग्स में क्या होता है, उसे क्लीन करके, स्टेराइल करके उसे हम फिर से यूज में लाते हैं। बात करते हैं कि ड्रैपिंग इज द प्रोसीड्यूर ऑफ कवरिंग ए पेशेंट एंड सराउंडिंग्स एरिया ऑफ द स्टेराइल बैरियर। मैंने क्या बोला कि ये क्या है, जो ड्रैपिंग है या पेशेंट को जहां पर सर्जरी होने वाला है उसके चारों ओर को कवर कर देता है, बाय द किसके द्वारा, स्टेराइल बैरियर्स के द्वारा कवर कर देता है। जो आप बेटाडीन वगैरह से क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो स्टेराइल वहां पे नहीं करता है, क्योंकि आप वो क्या करता है, क्योंकि बाहर से जो ऊपरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वहां पर बैठेंगे। लेकिन जो स्टेराइल थिंग्स होता है उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर उसी से बॉडी पार्ट्स को कवर कर दिए हैं तो उससे कोई भी क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं होते हैं। बात करते हैं कि प्रीमियरली डन बाय द स्क्रब नर्स एंड द सर्जिकल टीम मेंबर। पूछेगा कि हु डन द ड्रैपिंग, या फिर ये जो ड्रैपिंग है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, स्क्रब नर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर आपको साथ में कौन है, जो सर्जिकल टीम है वो आपको जो ड्रेसेस वगैरह थे उस चीज को पहनाने में वह हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में
कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होता क्या है, या बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब सर्जरी के टाइम में जो पेशेंट होता है उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, तो इसीलिए एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाया गया है, जिस पेशेंट का अगर सर्जरी वगैरह होते हैं तो उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, तो इसलिए कैसे बनाया गया, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाया गया, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। तो मेनली 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला साइन इन, साइन इन को ब्रीफिंग बोला जाता है। सेकंड नंबर इज टाइम आउट एंड थर्ड नंबर इज साइन आउट। साइन आउट का मतलब क्या होता है, डीट्रिफिंग होते हैं। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि साइन इन में किन किन बातों को ध्यान देते हैं, क्या क्या चीज को हम देखते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। टाइम आउट में भी देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको कब ओटी में लेकर जाया जाता है, ओटी ले जाने से पहले किन किन बातों को बताया जाता है, या फिर जो भी ओटी के जो मेंबर वगैरह होते हैं उनसे क्या क्या चीज हमें जानना पड़ता है, तो उन सभी चीज के बारे में भी जानेंगे। फिर साइन आउट, यानी जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह क्या हो रहा है, डन हो जा रहा है, तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, जिससे के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कंपोनेंट, जिसका नाम है साइन इन, जिसको हम लोग ब्रीफिंग के नाम से जानते थे। तो बात करते हैं साइन इन में करते कब है, क्या क्या होता है। तो साइनिंग हम लोग बिफोर द इंड्यूशन ऑफ एनेस्थेसिया, हम लोग एनेस्थेसिया वाले को, पेशेंट को देने से पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, साइनिंग का काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि साइनिंग में क्या क्या चीज को असेस करते हैं, क्या क्या चीज को देखते हैं, जिन सभी चीज के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट बोला गया कि पेशेंट हैज कंफर्म। सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को कंफर्म करते हैं कि जो आइडेंटिटी के आधार पे, यानी जो मेरा पेशेंट है वो सही है या नहीं है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो या तो पेशेंट की फाइल है उसको देखकर, और पेशेंट से पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो अगर वो नाम बताता है और फाइल से मैच कर रहा है तो ठीक है। या फिर कहीं का जाएगा तो हाथ में क्या होता है, उसका पूरे आइडेंटिटी मारा हुआ रहता है, तो आप उसको से भी देखकर क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। या फिर पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, तो वैसे में उनके अटेंडेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरा जो सर्जरी वाला जो पेशेंट था वो वही है या नहीं है। सेकंड बात करते हैं साइड के आधार पे कि जो पर्सन है उसका जो ऑपरेशन हो रहा है वह लेफ्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है, या फिर राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, या फिर माउथ है। तो साइड के हम लोग पता करते हैं। तो बेसिकली ये जो साइड है कि कहां पर होगा, उस चीज को कौन आइडेंटिफाई करता है, डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि इसको राइट साइड में इंसिजर लगाने वाला हूं या लेफ्ट साइड में लगाऊंगा, तो उसको कौन करता है, आइडेंटिफाई डॉक्टर करते हैं। बात करते हैं प्रोसीड्यूर के बारे में कि कौन से प्रोसीड्यूर करेंगे, प्रोसीजर्स के बारे में को हम लोग पता करते हैं कि लेफ्ट हैंड में होने वाला है, हाथ का है, मुंह का है, कान का है, क्या चीज का है, तो उस चीज के प्रोसीजर के बारे में आइडेंटिफाई करना कि जो अगर इनका लेग का है, ऑर्थो का है, तो हम लोग जानेंगे कि ऑर्थो का प्रोसीजर है या नहीं है, या फिर एब्डोमेन का प्रोसीजर है तो है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट के नाम से उसके प्रोसीजर क्या होने वाला है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट वन क्या करते हैं, कंसेंट। कंसेंट कहने का मतलब कि जो पर्सन का जो बॉन्ड पेपर जो बनता है, सिग्नेचर होता है, जो सर्जरी वाला है या नहीं है, या फिर एनेस्थेसिया के लिए जो कंसेंट किया गया था वो है या नहीं है, इस चीज को हम लोग देखते हैं फाइल में। ये नहीं कि अगर नहीं है तो जाके पेशेंट से बोलेंगे, वैसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, जो सर्जन या फिर डॉक्टर है वो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर जाके अपना वो काम जो कंसेंट का है वो करवाते हैं। हम लोगों को सिर्फ डॉक्टर को बताने के लिए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइड मार्क एंड लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। साइड मार्क कहने का मतलब कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। जैसे हाथ हमारे क्या है, दो है, तो लेफ्ट में साइड में होने वाला है या फिर राइट साइड में होने वाला है। तो अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट कर लिख देंगे, राइट हैंड में होने वाला है तो राइट हैंड लिख देंगे। लेकिन अगर मौत, तो मौत क्या है, एक ही है, तो इसमें कोई भी अप्रिशिएबल नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, नॉट अप्रिशिएबल लिखते हैं। बात करते हैं थर्ड वन इज द एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकअप कंप्लीटेड। एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकअप कंप्लीटेड करने का मतलब कि जो एनेस्थेसिया है उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये पेशेंट को एनेस्थेसिया कितना देर तक रखा जाएगा, कौन कौन से मेडिसिन की आपको जरूरत है, और क्या क्या चीज मॉनिटर वगैरह करना पड़ेगा, क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।
इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, जो एनेस्थेसिया के जो डॉक्टर होते हैं उनसे हम लोग पूछकर पहले से ही सब चीज रेडी कर लेते हैं, मेडिसिन ये सभी को। बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द पेशेंट एंड द फंक्शनिंग। जो पेशेंट में जो ऑक्सीमीटर लगा हुआ है वो फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है लेकिन अगर पेशेंट लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, इन सभी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बात करते हैं पेशेंट डोज के बारे में। हम लोग एनेस्थेसिया से पूछेंगे सर से कि इनको कितना डोजेस पड़ेंगे, कितना देर तक या बेहोश रहेंगे, उन सभी के बारे में। अगर आप जब एनेस्थेसिया दे इनमें कौन कौन से एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, उन सभी चीज को बारे में पूछेंगे। या फिर एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं तो क्या क्या चीज उनमें देखने को मिलता है एलर्जी, उन सभी के बारे में पूछेंगे। जैसे अगर किसी को वोमिटिंग या फिर नोजिया वगैरह होता है तो हम पहले से ही ओंडम वगैरह रखेंगे। अगर इंसीजर पड़ेगा तो पेन वगैरह होता है तो मोर्फिन सल्फेट वगैरह है, वो सभी पहले से ही मेडिकेशन को प्रिपेयर करके रखते हैं। अगर एलर्जिक है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वन, डिफिकल्ट एयरवे एंड एक्सपायरेशन रिस्क, कि जो पर्सन को सांस लेने में कोई भी दिक्कत वगैरह तो नहीं होता है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर नो तो नो में टिक करेंगे, अगर यस तो फिर इक्विपमेंट को रेडी रखेंगे। और हम लोग जो इंट्यूबेट करने वाले पर्सन होता है उनको पहले देखेंगे कि जो पर्सन है वो इंट्यूबेट वाले पर्सन है या नहीं, इक्विपमेंट सही से अरेंज है या नहीं, इन सभी के बारे में हम लोग पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं। एंड लास्ट वन इज द रिस्क ऑफ द मोर देन 500 ml ब्लड लॉस। हम लोग सर्जन से पूछेंगे कि सर ये कैसा सर्जरी है, कितना ब्लड लॉस होगा, उन सभी के बारे में, कितना होगा, अगर ब्लड का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन सभी के बारे में हम डॉक्टर से पूछकर पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं ताकि कोई भी पेशेंट को दिक्कत ना हो। ये जो आपका सेफ्टी कंसल्ट रिस्क है ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी दिक्कतें वगैरह ना हो। और हम लोग को याद रखना है कि साइन इन में हम लोग चेक करते हैं आइडेंटिटी के बारे में, कौन सा प्रोसीजर है जिसके बारे में, साइड के बारे में, अनेस्थेसिया के साइड इफेक्ट के, सब के बारे में क्या क्या चीज है वो सभी, और एयर वे वगैरह अगर चेक करते हैं या फिर ब्लड लॉस ये सब के बारे में, तो हम लोग साइन इन में हम बातें करते हैं। अब हम तो बात करते हैं सेकंड टाइम आउट के बारे में, कि टाइम आउट में क्या होता है कि बिफोर द इंसीजर, यानी इंसीजर लगाने के पहले, कट लगाने के पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बोला गया कंफर्म ऑल द टीम मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ बाय द नेम एंड रोल। जितने भी टीम मेंबर हैं उन सभी के नेम और उसका क्या काम है उस नाम लेकर उसको मिलाएंगे। जैसे डॉक्टर संजीव सर्जन, या फिर सीमा राय दैट इज क्या हो गया वो स्क्रब नर्स, या फिर जो डॉक्टर सूरज दैट इज ओटी असिस्टेंट। तो इस तरह से उसके नाम के साथ में उसका जो वर्क है उस रोल के बारे में उसको क्या करेंगे, बताएंगे और हम एक बार सबको मिला लेंगे। फिर बात करते हैं सेकंड की सर्जन एनेस्थेसिया प्रोफेशन एंड द नर्स वर्बली कंफर्म पेशेंट साइट प्रोसीजर। क्या बोला गया कि जितने भी सर्जन जो सर्जन है, जो टीम मेंबर्स हैं ऑपरेशन और एनेस्थेसिया प्रोफेशनल का, या फिर जो नर्सेज का जो टीम्स हैं, तो इन सभी मिलकर कंफर्म करते हैं। जैसे कोई एक बोलेगा कि हाँ बबीता देवी इनका ऑपरेशन है, एब्डोमिनल कैविटी का है लेफ्ट साइड में, तो सबको बोलेगा कि हाँ ये बबीता कुमारी, सब देखेंगे कि हाँ ये बबीता कुमारी है। एब्डोमिनल साइड में क्या है, साइड पे ऑपरेशन है, तो कौन सा है, एब्डोमिनल प्रोसीजर है। तो ये तीनों सबको मिलकर क्या करेंगे, एक एक चेक करते हुए क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और उसको ताकि ये इसलिए किया जाता है, बार बार देखा जाता है कि कभी पेशेंट को गलत जगह पे इंसीजर ना लग जाए, या फिर कोई अनदर पेशेंट को क्या हो जाए, सर्जरी अलग प्लेस पे ना हो जाए। तो इसलिए इनको हम बार बार आइडेंटिटी को मिलाते हैं। हम लोग शुरू में भी साइन इन में भी मिला रहे थे बहुत ज्यादा, और साइन आउट में हम लोग सर्जन इस के द्वारा क्या करते हैं, सभी टीम मेंबर्स के साथ में एक बार मिला लेते हैं। बात करते हैं एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, सर्जन रिव्यू व्हाट आर द क्रिटिकल और द अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स, ऑपरेटिव ड्यूरेशन
एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस। क्या बोलते हैं कि हम लोग सर्जन के द्वारा हम लोग पूछते हैं कि क्या इनमें कोई भी दिक्कत वगैरह तो देखने को लिए नहीं मिलेगा, तो सर्जन होंगे अगर कुछ रहेगा क्रिटिकल तो अपने आप खुद बता देंगे। जैसे यूट्रस वगैरह का रिमूवल होता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, अगर मानो क्या हो गया या फिर सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन है तो उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह का कोई रप्चर होने वाला है या फिर आर्टरी, तो बता देंगे कि इसमें ज्यादा चांसेस क्या है कि ये आर्टरी कटेंगे, या फिर वो ये बताते हैं कि इतना ब्लड लॉस होने के चांसेस है, या फिर जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, जो ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में वो बताएंगे कि ये कम से कम 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन ड्यूरेशन चलेगा, या फिर इतना ब्लड लॉस होगा। जो इन सभी के बारे में क्या करता है जो सर्जन है वो पहले से ही क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर उनसे पूछकर हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म ले लेते हैं। बात करते हैं एनेस्थेसिया टीम रिव्यू। आर देयर एनी पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न। जो एनेस्थेसिया टीम है वो उससे हम लोग कंसर्न कर लेंगे कि पेशेंट को कोई भी दिक्कत वगैरह तो नहीं है, बाद में आगे दिक्कत वगैरह तो नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो एनेस्थेसिया वाले जैसे आपको बता देंगे। अगर मानो कि उसका रिस्पायरेशन सांस लेने में दिक्कत है तो आपको बता देंगे कि उसको सांस ब्रीथिंग पैटर्न में क्या है, दिक्कत है, तो आपको जितने भी इक्विपमेंट वगैरह उसको रेडी रखना पड़ेगा। प्लस जो इंट्यूबेट वगैरह सब करवाते हैं तो वो क्लाइंट भी जो पर्सन रहेगा वो भी पहले से ही क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। बात करते हैं नर्सिंग टीम रिव्यू के बारे में कि है sterile including the indicator result will be conferred or the other equipment issues or any concern। देखो नर्सिंग टीम रिव्यू करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पूछते हैं कि हाँ नर्सेज से पूछा जाता है कि क्या कोई दिक्कत वगैरह देखने को है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो स्टेराइल है या नहीं है, जो भी आप प्रोसीजर वगैरह में जब हेल्प करो तो अपना हाथ को भी स्टेराइल डिसइंफेक्ट रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो स्टेराइल है या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को पता करने के लिए क्या किया जाता है, एक इंडिकेटर रिजल्ट होता है मशीन, उसको क्या किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर में डाला जाता है। अगर वो स्टेराइल जाता है तो आपको बता देता है। बात करते हैं एंटी प्रोफाइलैक्सिस विल बी गिवन आफ्टर विदिन द लास्ट 60 मिनट, कि जब भी ओटी ऑपरेशन वगैरह होने वाला तो उसको 60 मिनट के पहले एक एंटी प्रोफाइलैक्सिस इंजेक्शन है वो लगा है या नहीं लगा है, यस या नो में बताना रहता है। लास्ट वन इज एन एसेंशियल इमेजिंग डिस्प्ले, कि कोई अगर डिस्प्ले वगैरह जैसे कि अगर ऑर्थो का केसेज होते हैं तो एक्सरे वगैरह जो होते हैं वो सामने में लगा दिया जाता है ताकि वो सर्जन है वो देख के करेक्टली कर सके। तो फ्रेंड्स जो आप देखें टाइम आउट में देखें जो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब बचे हैं साइन आउट के बारे में जो हम नेक्स्ट डे में बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में भी डील करेंगे। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।